बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ आपके पास क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि दो चार्ज ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है वो उसको समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो कितनी फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स किस तरह लगे थे, हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए हम दो चार्ज लेते हैं, जैसे कि एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज आपके पास है जी Q2, और इन दोनों के दरमियान जो पास सेपरेशन लेट्स से वो सेपरेशन है इज इक्वल टू R। अच्छा, तो आपके पास देखिए कि जितने चार्जेस जितना जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। सिमिलरली जिस तरह Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा हो रही है, इसी तरह Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से भी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दो बोथ चार्जेस ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, मींस के जितने चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज्यादा होगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, ये जिसको मैंने ये हाईलाइट किया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। देखिएगा कि पास जितना इन दोनों के दरमियान सेपरेशन हम ज्यादा करते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम इन तीनों को कंबाइन कर दिए, हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा F is directly proportional to Q1 upon Q2, Q1 Q2 and inversely proportional to square of distance between both charges. So अब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अब रिमूव करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट आपके पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू होती है आई थिंक 8.54 into 10 raised power minus 12 इसकी वैल्यू है। और इसके यूनिट आपके पास होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसके यूनिट्स हैं जो कि आपके पास के यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कूलम्स लॉ के ये आर यूनिट वेक्टर के पास इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होगी, जो कि मैंने ये डिस्क्राइब किया कि आपके पास इस Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जिसको मैंने आर यूनिट वेक्टर का नाम दिया, जो कि इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये हमारे पास लॉ कब एप्लीकेबल होगा, ये लॉ बस तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास एप्सिलॉन नॉट मींस के पास जो मीडियम है बहुत चार्जेस के दरमियान, ये जो मीडियम हमने यूज किया ये वाले मीडियम जो डिस्टेंस है वो आपके पास खाली एयर हो। अगर आपके पास एयर की बजाय आप कुछ और रखते हैं कि आप दो चार्जेस को वाटर में रखते हैं, आप दो चार्जेस को किसी और मीडियम में रखते हैं, वैक्यूम सॉरी लकड़ी बीच में रखते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम रखते हैं, तो उस वजह से उसका वो चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखी है कूलम्स ने, वो ये है कि फॉर एनी मीडियम मींस कि किसी भी मीडियम, ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, इस तरह की कोई भी मीडियम आप ले लें, उसके लिए कूलम्स लॉ क्या होगा कि 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का इजाफा हो जाएगा, और एप्सिलॉन आर उस मीडियम की परमिटिविटी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एप्सिलॉन आर इज अ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इन विच द फोर्स इज acting, the medium between two charges, the medium between this, where epsilon r is the permeability of the medium between both these charges। अभी तो मैंने जो जनरल कहा है वो एयर है, लेकिन अब मैं कहता हूँ नहीं, इनके दरमियान मैंने कोई और मीडियम रख दिया है, लेट्स से ग्लास वगैरह रखती है, प्लास्टिक वगैरह रख दिया है, तो आपके पास ये जो एप्सिलॉन आर होगा ना, ये उस जो के पास जो मीडियम आपने रखा है ये उस मीडियम की रियल परमिटिविटी बताएगा। उसके बाद हम करते हैं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं तो आप उसको कैसे स्टडी करते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने इन दो चार्जेस ले लिए हैं, ठीक है, Q1 Q2, और दोनों के दरमियान सेपरेशन मैंने R कह दिया है, ठीक है। तो अब जो समझने की चीज़ है वो भी आती है कि अगर आप फिगर में देखें, इस फिगर में जैसा कि मैंने लिखा है कि आपके पास जो F12 है, दिस फोर्स दिस वन F12, वो जो फोर्स F12 वो आपके पास अप्लाई हो रही है on this charge Q1 due to this charge Q2 in the direction of unit vector R।
सॉरी पोजीशन वेक्टर r12, मैंने यूनिट वेक्टर नहीं, पोजीशन वेक्टर है। एक बार फिर सुनिए कि जो आपके पास F12 है वो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर r12 है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास सिमिलरली जितनी फोर्स आपके पास ये चार्ज Q2 Q1 पे लगाए उतनी फोर्स Q1 Q2 पे भी लगाएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊंगा, जो दोनों फोर्सेस हैं F12, सॉरी पहले F2 को हम डिफाइन करते हैं। F21 क्या है? F21 वो फोर्स है जो Q1 लगा रहा है Q2 पर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर R21, जैसा कि मैंने लिखा है। एक बार फिर F12 वो फोर्स है जो Q2 Q1 पे लगा है, और F21 वो है जो Q1 Q2 पे लगा है एज अ डिस्टेंस ऑफ R बिटवीन देम। सो आपके पास एक और ये बात देखिए, जो आपके पास F12 है और F21 है, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट कर रही होंगी। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं कि F12 की जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जबकि F21 की डायरेक्शन आपके पास अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने देखें कि आपने जो मैंने एरो लगाए हैं, जितना एरो इसके इतना ही एरो इसका मीन्स क्या है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है F12 और F21 का वो सेम है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये मैंने लिखा है कि F12 का वेक्टर लिखा है, F21 वेक्टर लिखा है, उस 7.45 Q1 Q2 नॉट के R12 इस तरह ये लिखा है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q5 Q4 Q3 अप टू Qn, n टाइम तक चार्जेस हैं, और वो तमाम चार्जेस Q1 पे जो फोर्स लगा रहे हैं आप वो फोर्स फाइंड करें। तो हम लिखेंगे द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस ऑन Q1 विल बी, जो आपके पास जो इन तमाम चार्जेस की वजह से, ये देखें हम इन तमाम चार्जेस की वजह से जो फोर्स इस चार्ज Q1 पे होगी, वो फोर्स क्या होगी? वो फोर्स होगी वेक्टर सम ऑफ force on Q1 due to Q2 vector sum of force into Q3 into Q sorry, तो आपके पास नेट फोर्स क्या होगी? वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on the Q1, जैसे कि F12 plus F13 plus F14, F12 जो Q2 चार्ज Q1 पे लगा है, F13 जो Q3 Q1 पे लगा है, F14 का मतलब जो Q4 Q1 पे लगा है, F51 जो 5 चार्ज 1 पे लगा है। इसी तरह के पास एंड तक चले जाएगा, वो तमाम चार्जेस की फोर्सेस को हम ऐड करके नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ। अच्छा, उसके बाद आगे पास आ जाती है शेल थ्योरी। उसके बाद हम एक दो तीन क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे कूलम्स लॉ के रिलेटेड। तो के पास चार्ज थ्योरी क्या कहती है, सॉरी शेल थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है कि एक चार्ज शेल, ठीक है, एक चार्ज शेल, जैसे कि मैंने शेल लिया, उसके मैंने सेंटर में एक चार्ज रख दिया, जिसकी वजह से वो पूरा शेल क्या, मैंने एक शेल ले लिया इस तरह का, ठीक है, इसके सेंटर में मैंने एक चार्ज रख दिया। इस चार्ज की वजह से क्या होगा कि इसके पूरे शेल के ऊपर चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो शेल थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास अगर हम एक पार्टिकल चार्ज पार्टिकल लेस फोर में टेस्ट चार्ज रखती है, मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, और एक टेस्ट चार्ज रखती है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने लिखा नहीं है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हम कह देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है Q। सो के पास सारी बात है, इस पे चार्ज है, शेल पे चार्ज है, तो ये शेल इस पार्टिकल इस टेस्ट चार्ज पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और ये जो टेस्ट चार्ज आपको नजर आ रहा है, ये भी इस शेल पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो वो पोस्टुलेट यही है कि a charge shall attract or repel the charge particle outside it if all charges are concentrated at its center। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी हम पार्टिकल चार्ज के चार्ज के आउटसाइड रखें, तो चार्ज शेल के आउटसाइड रखें, तो वो उस पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसकी शर्त क्या है कि आपके पास सारे का सारा चार्ज जितना भी है उसका सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड हो, मीन्स के इसका सारा चार्ज सेंटर के ऊपर हो और सरफेस पे फैला हो, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में। अच्छा, अब अगर सेकंड पोस्टुलेट क्या है इसका, कि देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल इनसाइड द चार्ज शेल। अच्छा, दूसरा पोस्टुलेट ये है कि आपके पास
आपके पास ये चार्ज एक शेल है, ठीक है। आप इसके अंदर एक पार्टिकल रख देते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक टेस्ट चार्ज रख दी है, ठीक है। तो आपके पास जब आप देखेंगे तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दैट चार्ज विल बी 0। इस चार्ज पे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं एक्ट कर रही होगी। क्यों नहीं एक्ट कर रही होगी? क्योंकि इसका सारा जो चार्ज है वो शेल पे कॉन्सेंट्रेट है, शेल के आउटर सरफेस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ना कि उसके अंदर है। तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास इस पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हम इस चार्ज शेल के अंदर रखते हैं तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये प्रिंसिपल हम कहाँ पे यूज करते हैं? इस प्रिंसिपल की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। नंबर 1 फैराडे केज में। अब फैराडे केज में आपके पास इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि अंदर एक अगर उसका बंदे का हाथ अगर उस शेल को लग जाए, वो शेल में वो बंद होते हैं, तो बंदा मर भी सकता है। लेकिन देखते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद बंदे को जो अंदर होता है वो कुछ भी नहीं होता। ये क्यों नहीं होता है? ये इसी वजह से होता है, इसी वजह से नहीं होता क्योंकि आपके पास जितना भी सारा चार्ज होता है वो उसके ऊपर फैला होता है, उसकी सरफेस के ऊपर फैला होता है, जिसकी वजह से अंदर वाले बंदे महफूज होते हैं। इसी तरह हमारे पास जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनको बचाने के लिए एक मेटालिक चार्ज शेल लिया जाता है और या डब्बा या उसको बॉक्स लिया जाता है, उसके अंदर इस शेल को सर्किट को रख दिए जाते हैं ताकि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से महफूज रह सके। इसी वजह से हम इसको रख देते हैं कि हम आगे आगे चैप्टर 23 में पढ़ेंगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पे। ये